हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 एग्रीकल्चर सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है गाइज ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। तो जो भी पॉइंट्स आज हम गाइज देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वेरियस टॉपिक्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी में यूज़ होंगे क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो उनको प्लीज़ प्लीज़ अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा गाइज, अपने पास क्लब करके रखिएगा क्योंकि अभी अब थोड़ा सा टाइम लगता है। इट टेक्स सम मिनट्स ओनली कि आप उनको नोट कर लें। आप जैसे जैसे सुन रहे हैं आप साथ साथ उनको नोट करते जाएं। बाद में जाके ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है तो उनके लिए ईजी हो जाता है उनको पढ़ना और रिकॉल करना, विजुअलाइज करना, राइट। तो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट गाइज आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे चैनल पे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर हम जो ये मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उनका भी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आपके लिए डेली रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनको बिल्कुल कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर आप तो आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेनिफिट करने वाला है आपको ये बैच क्योंकि इसमें आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, इस बैच को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है असेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन, productivity and income of horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers? बागवानी फार्मों के उत्पादन, उत्पादकता और आय को बढ़ाने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका का आकलन करें। किसानों की आय बढ़ाने में यह कहाँ तक सफल हुआ है? तो ये क्वेश्चन गाइज GS3 एग्रीकल्चर सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेसिकली वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बेसिकली क्या करना है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में बताना है कि वो मिशन है क्या, ठीक है, क्योंकि हमें उसके थ्रू क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि भाई उसने इस ऐसा क्या रोल निभाया, क्या उसका रोल है, क्या भूमिका है उसकी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और जो फार्मर्स की इनकम है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और उसके थ्रू अब ये तो इसका रोल है या ऑब्जेक्टिव मान लीजिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का, तो हमें वो बताना है कि क्या क्या रोल इसने किस किस तरीके से इसका देखने को मिलता है। फिर हम इन क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि अब ये जो इसका रोल है उसको उसके चलते कितना उसने रोल निभाया कि भाई ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में,
जो किसान है उनकी आय बढ़ाने में कितना सक्षम रहा है, कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है। तो हम इंट्रोडक्शन में गाइज नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम उसके रोल के बारे में डिफाइन करेंगे कि किस तरीके का रोल है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसने फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, कितना ज़्यादा हेल्प कर पाया है। राइट, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। National Horticulture Mission is an Indian government scheme promoted with the objective to develop horticulture to the maximum potential available in the states and to augment production of all horticulture products. तो ये क्या है, ये एक इंडियन गवर्नमेंट की मतलब भारत सरकार की एक स्कीम देखने को मिलती है हमें, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। जब किसके लिए लाई गई थी, किसके लिए इसको प्रमोट किया गया था, मतलब एक उद्देश्य के साथ लाई गई थी। क्या उद्देश्य था कि भाई जितनी भी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स में मतलब जितनी उस स्टेट की पोटेंशियल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हॉर्टिकल्चर को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है वहाँ पे, कि हर स्टेट की उसकी पूरी जितनी उस वो सक्षम है पूरे उसकी हाईएस्ट लेवल तक, मैक्सिमम पोटेंशियल तक हॉर्टिकल्चर वहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है, और जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन का योगदान देखना है कि भाई उनको प्रॉपर तरीके से उनका प्रोडक्शन हो पाए, सारे के सारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रॉपर स्टेट्स अपने पूरे पोटेंशियल से अगर हॉर्टिकल्चर डेवलप करेंगे, ठीक है, उनका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से होगा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो बेसिकली क्या होगा, फार्मर्स की इनकम ही तो इंक्रीज होगी, फार्मर्स की आय बढ़ती हुई देखने को मिलेगी हमें। The scheme was launched under 10th five-year plan in 2005 to 2006. Under this scheme, central government contributes 85% and 15% is contributed by the state government. अब ये जो स्कीम लाई गई थी ये कब लेके आई गई थी, 10th फाइव-ईयर प्लान के दौरान। जो हमारे 5 ईयर्स चलते थे, 5 ईयर प्लान्स थे, तो उसमें 10th फाइव-ईयर प्लान के दौरान लाई गई थी। कौन सी ईयर में, 2005-06 में। उस टाइम पे ये लाई गई थी, स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया जाता है, एड दिया जाता है, ग्रांट होता है, तो वो किस तरीके से रखा गया, 85-15, 85:15, कि 85% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार, और 15% राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से उसको डिवाइड भी कर दिया गया था ताकि कहीं पे भी कोई भी बाद में दिक्कत ना आए, और इसको, इस मिशन को हम प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से इसको, इसका यूसेज कर पाए। राइट, द रोल ऑफ NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म्स कैन बी असेस्ड एज। अब हम इसके रोल की बात करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि भाई उसका क्या रोल है, हमें उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से क्या रोल ये प्ले करती है उत्पादन बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में, और फार्मर्स जो या हॉर्टिकल्चर फार्म्स हैं हमें देखने को मिलते हैं उनकी इनकम बढ़ाने में, आय बढ़ाने में। तो हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज, इट प्रोवाइड्स होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर थ्रू एन एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज ड्यू टू विच मोर देन 9 करोड़ metric tons of fruits on 63 lakh hectare land were produced during 2015 to 16। अब हम रोल की बात कर रहे हैं, तो क्या रोल ये प्ले करता है, ये एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर का मतलब ये जो हमें मिशन देखने को मिल रहा है ये किस तरीके से काम करता है कि भाई जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसकी प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ हो, उसकी वृद्धि हो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। कैसे, एक एरिया बेस्ड रीजनल अप्रोच लेके चलता है ये, मतलब कि एरिया बेस्ड अप्रोच चलती है कि एक एरिया में कितना ज़्यादा हमें हॉर्टिकल्चर फार्म को हॉर्टिकल्चर बनाना है, मतलब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा वहाँ पे लगाने हैं, कितनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन अच्छे से करनी है, प्रॉपर उसकी प्रोडक्टिविटी हो, मतलब प्रॉपर तरीके से काम हो, कुछ भी उसमें दिक्कत ना आए, उसकी ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर की।
अब उसमें क्या किया गया, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाई गई हर एक रीजन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे जिस तरीके से ज़रूरत थी। ठीक है, कैसे कि फ्रूट्स लगाए गए, कितने फ्रूट्स लगाए गए, 9 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज़्यादा फ्रूट्स हमें मिले, प्रोड्यूस किए गए, किस पे, 63 लाख हेक्टेयर लैंड पे। मतलब 63 लाख हेक्टेयर लैंड जो थी, उसमें हमें 9 करोड़ मेट्रिक टन से भी ज़्यादा फ्रूट्स की उत्पादकता हुई वहाँ पे। कब, 2015-16 में हमें ये देखने को मिला। तो उसने क्या किया कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी, वृद्धि करी, मतलब ग्रोथ बढ़ा दी उसकी, बहुत अच्छे लेवल पे, पूरे अपने पोटेंशियल में उसकी ग्रोथ में हेल्प किया इस मिशन ने, राइट। नेक्स्ट इज, horticulture farms are much smaller and horticulture crops have high return on investment, which allows marginal farmers to increase their income using small lands. अब जो ये हमें हॉर्टिकल्चर फार्म्स या ये जो बागवानी के फार्म हमें देखने को मिलते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा लैंड नहीं होती, छोटे छोटे होते हैं ये। लेकिन जो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं, इन पे अगर हम इन पे इन्वेस्ट करते हैं ना, अपना पैसा अगर इन पे लगाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रॉफिटेबल होता है हमें। तो इससे क्या होगा कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हमें देखने को मिलते हैं, छोटे किसान होते हैं, छोटे या मध्य वर्ग के जो किसान हैं, अगर वो अपने छोटे से लैंड पे ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अगर वो अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे उनकी बहुत ज़्यादा इनकम उनकी हो जाती है, बढ़ जाती है, उनकी आय बहुत अच्छी मिलती हो जाती है। मतलब अच्छी इनकम वो ले पाते हैं अपने छोटे से लैंड से ही, छोटे से फार्म से ही, बजाय कि अगर वो उस पर दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे या दूसरी क्रॉप्स को लगाएंगे। तो हॉर्टिकल्चर से उनको क्या होता है, उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो अच्छा रिटर्न दे देती है इन्वेस्टमेंट पे, राइट। नेक्स्ट इज, फार्मर्स कैन प्लांट मल्टीपल क्रॉप्स ऑन देयर लैंड विच प्रोवाइड मल्टीपल अर्निंग रिसोर्सेज। अब इसके थ्रू उन्होंने क्या चीज़ को भी प्रमोट किया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में उन्होंने क्या किया कि भाई जो फार्मर्स हैं, वो अपने लैंड पे, जो उनका ज़मीन का टुकड़ा है, वो उस पे अलग अलग तरीके के प्लांट जो हैं वो उगा सकते हैं, अपनी अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनके जो रिसोर्सेज हैं, अर्निंग रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल अर्निंग रिसोर्सेज हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जो क्रॉप्स होती हैं वो उनको भी लगा सकते हैं, नॉर्मल क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स हैं, वो उनको भी प्लांट कर सकते हैं, और उसके साथ वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी प्लांट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी दूसरी क्रॉप से भी इनकम होगी और उनकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से भी इनकम होगी, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप से इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि उसकी मल्टीपल अर्निंग, जो अर्निंग के रिसोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली, वो बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फार्मर को ही बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे गाइज हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताती हूँ कि फ्लो चार्ट में कि फार्मर है तो उसकी इनकम इससे क्या होगी कि हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स लगाएगा, नॉर्मल क्रॉप्स लगाएगा, राबी, खरीफ, जायद क्रॉप्स लगाएगा, तो उससे भी उसको, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से भी उसकी इनकम आएगी और इन क्रॉप से भी आएगी, तो उसका वेस्टेज भी कम होगा, क्योंकि उसके पास वैरायटी है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही ग्रो कर पाएगा, तो थोड़े थोड़े ग्रो में वो ज़्यादा, तो वो उसका बिक भी जाएगा अच्छे उस पर। ठीक है, और दूसरा उसकी क्या होगी, अब इनकम बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स से इनकम हो गई, तो उसकी जो दिक्कतें थी कि भाई कई बार वेस्टेज की, वो भी कम हो जाएगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी, बेसिकली उसका सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा, राइट। और वो किस में कंट्रीब्यूट करेगा, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज, regions experiencing low rainfall and prone to drought are getting benefit from the option of horticulture, which requires less water and is less susceptible to crop failure. For example, Bagepalli, a drought prone area in Karnataka Andhra Pradesh border, is now emerging as a horticulture hotspot. अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑब्वियसली अब हमारी इंडिया है, मान लीजिए अब हमारी कंट्री है, तो उसमें हर एक रीजन ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा हमें देखने को मिलती है, कि वाटर अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है।
हमें बहुत सारे ऐसे ड्राई रीजन्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, अब वो ये भी रीज़न हो सकता है कि ग्राउंड वाटर टेबल लेवल कम हो रहा है, या फिर वहाँ पे रेन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ड्रॉट भी फेस करते हैं, उन रीजन्स में ड्रॉट भी हमें देखने को मिलता है। तो अब क्या है कि जब वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, इतनी ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं, तो उन रीजन्स में क्रॉप्स नहीं लगा पाते, वो ज़्यादा एग्रीकल्चर, वो कृषि नहीं कर पाते। लेकिन वो उन रीजन्स पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो क्या होते हैं कि वो क्रॉप की फेलियर कम होते हैं, मतलब वो कम उस दायरे में होते हैं कि वो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उन रीजन्स पे फार्मर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कर्नाटक आंध्र प्रदेश में एक एरिया देखने को मिलता है, ड्रॉट प्रोन एरिया, बग्गेपल्ली। तो उस ये जो एक बॉर्डर पे रहता है, ये एरिया बॉर्डर पे है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के। तो अब इस ये हॉर्टिकल्चर का हॉटस्पॉट बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर की हमें ज़्यादा मतलब वाटर ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी है, जिसकी वजह से वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो आज के टाइम पे वो हॉर्टिकल्चर हॉटस्पॉट बन चुका है। नेक्स्ट इज horticulture crops have short turnaround time than food crops, which helps in efficient land utilization, increased production and productivity, and also increases income of farmers. अभी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, अब जैसे कि जो हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है, राबी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स हैं, तो उनमें क्या होती हैं फूड क्रॉप्स में कि भाई उनको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है कि भाई इतने टाइम में उनका एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है उनका ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली क्या हो जाता है कि लैंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब वो जल्दी जल्दी ये क्रॉप्स हो जाती है तो ज़्यादा जल्दी जल्दी हम प्लांट भी कर पाते हैं, तो लैंड का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो रहा है, प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है उससे, क्योंकि ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी सही हो जाती है, कम टाइम लेती हैं ये क्रॉप्स बनने में। तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो रही है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा देती हैं, रिटर्न अच्छा देती हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ रही है, राइट। तो ये गाइज हमने क्या पढ़ा कि भाई क्या रोल है जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्ले करता है, क्या रोल वो प्ले करता है जिससे कि फार्मर्स की इनकम या प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट की कि भाई कितना इसने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में मदद किया है, सक्सेसफुल हुआ है। After the launch of National Horticulture Mission, significant progress has been made in area expansion under horticulture crops, resulting in higher production and increase in income. अब ये जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एरिया जो है एक्सपैंड हुआ है, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमें देखने को मिली हैं, ग्रो की गई हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हुआ है और इनकम भी इंक्रीज हुई है फार्मर्स की। तो अगर हम पिछले दशक में मतलब ओवर द लास्ट डिकेड 10 सालों में देखें तो जो हॉर्टिकल्चर का एरिया है वो बढ़ा। ठीक है, 2.7% पर एनम, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है। और जैसे अभी हमने एक रीजन की बात की थी बगेपल्ली, वहाँ पे क्या है, वहाँ का टर्नओवर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 2016 में वो हमें 6 लाख उनका एनुअल टर्नओवर देखने को मिलता था, और 2018 में वो क्या हो गया है, मतलब 6 लाख एनुअल देखने को मिलता था एक साल का, लेकिन 2016 में 2 साल में ही 10 लाख पर महीना हमें देखने को मिला उनका टर्नओवर। तो कितना ज़्यादा, मतलब फार्मर्स ने इतना ज़्यादा शिफ्ट किया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे, और इतनी ज़्यादा उनकी इनकम फास्ट पेस पे बढ़ती हुई हमने देखने को मिली है, मतलब कि सक्सीड तो बहुत अच्छे से कर रहा है। So this form of cultivation is gathering steam across the country even as the center aims to double farmer incomes by 2022। तो अब इसी रीज़न की वजह से क्या है कि ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है कंट्री में, क्योंकि सेंटर ने भी क्या एम रखा हुआ है कि भाई फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक। बट still challenges like inadequate cold storage infrastructure, limited availability of market, limited support from government, and high
price fluctuation are needed to be catered to achieve the aim of doubling farmers income by 2022। तो वही बात है, जैसे कि हर एक चीज़ में हमें पॉजिटिव्स तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी एक आधा नेगेटिव हमें एस्पेक्ट देखने को मिल जाता है, कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो इसमें भी हमें कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जो कोल्ड स्टोरेज है, मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए फ्रूट्स हैं, अब फ्रूट को आप कितना टाइम रख देंगे, एक एप्पल है, अगर आप उसको अपनी टेबल पे रखेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद तो सड़ ही जाएगा। तो उसको एक कोल्ड स्टोरेज, मतलब एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, ठीक है। मार्केट कई बार प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, लिमिटेड होती है, या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, या फिर प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। तो ये चैलेंजेस को भी देखना ज़रूरी है, तभी हम ये जो हमारा एम है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे। बट ओवरऑल ये मिशन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है, सक्सीड हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।